वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दुनिया को गर्विदा कर लिया। मर-क़याम ने पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म रात 11 बजे स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दस्तखत किए थे। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द ज़्योरिख पहुँच गया। वफ़द के इस्तकबाल और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात। दौरे के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान अहम मुज़ाकरात और इलाकाई सूरत हाल और दीगर सिफारती अमूर पर मुशावरत मुतवक्के है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और मुज़ाकराती अमल के फ़रोग़ के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। डॉक्टर हसन फ़ारूक माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब वक्त देने के लिए एम न्यूज़ को। हसन साहब कहिएगा, एक बड़ी पेशरफ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दुनिया को गर्विदा कर दिया है और बाकायदा पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर काम किया और पाकिस्तान ने कर दिखाया और MOU पर भी दस्तखत हो गए हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे मौका फराहम किया। देखिए, जब 20वीं सदी का आगाज़ था और वर्ल्ड वॉर टू जो है सॉरी वर्ल्ड वॉर वन जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ था, तो उस वक़्त दुनिया में एक लीडर थे जिनका अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनका नाम था वुडरो विल्सन। जी। वुडरो विल्सन को जो है ना उस वक़्त जितनी पज़ीराई मिली वो दुनिया में अमन के हवाले से उनकी जो कोशिशें थी, वो इस दुनिया को एक अमन का गहवारा देखना चाहते थे और जो वर्ल्ड वॉर वन थी वो ये चाहते थे कि इट शुड बी द वॉर टू एंड ऑल अदर वॉर्स। मेरा ख्याल है कि पिछली एक सदी में अगर इस इंटरनेशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा जाए तो मेरा ख्याल है इतनी सिंसियर और इतनी संजीदा कोशिशें किसी दूसरे मुल्क या उसकी लीडरशिप की तरफ से वर्ल्ड वॉर वन के बाद या वुडरो विल्सन के बाद हमें दिखाई नहीं देती जी। कि जिस तरह पाकिस्तान ने इस जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट था ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दरमियान जिस तरह पाकिस्तान ने इसमें सफारतकारी की, पाकिस्तान ने टेबल टॉक जो है ना उसमें फैसिलिटेशन की और बिल आखिर जो है वो इस्लामाबाद पीस डिक्लेरेशन जो है वो आज अपने मंतकी जिसको कहते हैं अंजाम और या आप कह लें कि उसकी जो फाइनल कंक्लूजन है, मेरी मुराद है कि उसके ऊपर साइनिंग आज होने जा रही है, यानी कल आई मीन कल। तो जी। मेरा ख्याल है कि ये मौजूदा जो हालिया तारीख है इसमें इस तरह की सिंसियर एफर्ट्स की कोई दूसरी मिसाल कम से कम मेरी नज़रों से एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं गुजरी। तो मैं पाकिस्तान की आवाम को आपके इस चैनल की वसातत से इस बात पे मुबारकबाद दूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक मुखलिसाना और मुदब्बिराना किस्म की कोशिशें की। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कोई 28 फरवरी को नहीं शुरू हुआ, ये 1979 से ऑनवर्ड इन दोनों के आपस में बड़े सवियर किस्म के क्लैशेस थे और बराह रास्त एक दूसरे को टेबल टॉक पे इस तरह लाना जी। और फिर पीस डील करना मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर हसन साहब, एक्सियोस ने MOU के कॉन्टेंट पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है, उसके कंटेंट पर। इसमें यह शर्त रखी गई कि अमेरिका हतमी मुआहदे के बाद जो 30 दिन के अंदर ईरान के करबो जवार से जो अपनी अफवाज है उसको हटाने का अहद करता है। आप क्या समझते हैं, इससे अमेरिका की अगर बात की जाए तो इस खत्ते में मिलिट्री पोजीशन मुतासर नहीं होगी अमेरिका की? मैं ये समझता हूँ कि देखिए एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको जी। हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये एक बहुत बड़ी ताकत है, एक हेजेमोनिक पावर है और आप देख लें कि पिछले कोई 6 7 8 दहाइयों से इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर उनकी एक बड़ी मजबूत गिरफ्त थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो हालिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो ग्लोबल हेजेमोनिक पोजीशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर पहले ही हो चुकी हुई है। वरना ये देखें कि अगर आप इस निगोशिएशन की या इस डील की बात करते हैं तो कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर और कहाँ एक पिछले 4 5 दहाइयों से एक आप कह सकते हैं कि सैंक्शन ज़दा और तबाह हाल इकोनॉमी वाला मुल्क ईरान, दोनों का आपस में टेबल टॉक जो है ये बजाते खुद इस चीज़ की दलील है कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने सिंसियर एफर्ट्स की जी। क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते का बहुत अहम प्लेयर है और इस खित्ते के अंदर देर पा अम जो है ये पाकिस्तान की दाखिली
और इलाकाई जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए पाकिस्तान ने इसमें इतनी कोशिशें की। और दूसरी तरफ अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर इस पीस डील पे आता है, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ग्लोबल पोज़ीशन है, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम के हुँ, ऊपर उनकी जो गिरफ्त है, वो किसी हद तक कमज़ोर ज़रूर हुई है। ठीक। इस वजह से वो टेबल टॉक पे आए हैं और इस वजह से वो एक पीस डील ईरान के साथ साइन करने के ऊपर आमादा हैं। ठीक, हसन साहब, एमओयू में एक और शर्त रखी गई कि ईरान अपने हुर्मस की जो साहिली रियासतें हैं, ओमान वगैरह की अगर हम बात करें, उनके साथ बातचीत करते हुए अपने हुर्मस में मुस्तकबिल की इंतज़ामिया और बहरी खदमात की वजाहत के लिए बातचीत करेगा। ईरान भी यही चाहता था और ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी भी बनाई। आप क्या समझते हैं, ईरान ने इस शर्त की सूरत में अपनी बात मनवा ली है या फिर अमेरिका का आप समझते हैं कि अमेरिका इस शर्त पर सरेंडर कर जाएगा? देखिए, दोनों पार्टीज जो है उनकी पोजीशन जो है ना बड़ी मैं समझता हूँ कि जो है ना बड़ी यूनिक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगर आप देखें तो जी। उनकी सिवाय इसके कि उनकी जो एक ग्लोबल पोजीशनिंग है, यहाँ उनके कोई इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट तो हो सकते हैं, हम्म, लेकिन उनके इंटरेस्ट को यहाँ कोई खास प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है इस खत्ते के अंदर कि जहाँ उनको बहुत ज्यादा एक एक्सटेंसिव मिलिट्री अरेंजमेंट की जरूरत हो। ऑफ कोर्स उनकी इस खत्ते के अंदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, कतर में, सऊदी अरब के अंदर उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अरामको वगैरह हैं, जी। लेकिन एज सच उनकी कोई स्ट्रेटेजिक इसके अलावा कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यहाँ कोई बहुत यानी एक्सक्लूसिव मिलिट्री प्रेजेंस उसकी जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त ये उनके यानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि किसी तरीके से ईरान को उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे पीछे हटाया जाए। लेकिन इसके बदले अगर ईरान इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से यानी पीछे हटता है या सरेंडर करता है, तो उसके बदले ईरान को मिलना क्या है? ईरान इस चीज पे ज्यादा यानी कंसर्न्ड है। देखिए, सबसे पहले तो हम्म, उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा सफरिंग उसमें है, उनको एक्सपोर्ट्स की इजाजत नहीं है, उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, और काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं उनको इंटरनली, जी। इकोनॉमिकली भी और दूसरे हवाले से भी। तो मैं समझता हूँ कि उन इस न्यूक्लियर जो उनका स्टैंड ऑफ है उसको अगर वो सरेंडर करते हैं और उसके बदले उनको जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है वहां से उनको लेवी के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि जो टैक्सेशन के फॉर्म में अगर उनको कोई वहां से इनकम होती है, तो ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेरा ख्याल है वो इसको इतना ज्यादा बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा यहाँ से जो ट्रेड है वो जाहिर है जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, एशियन वगैरह जैसे चाइनीज और दूसरे हैं, उनकी ज्यादा यहाँ से ट्रेड हो रही है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उनको इससे कोई बहुत ज्यादा परेशानी शायद ना हो। और दूसरी तरफ जो ईरान है, चूंकि उसको अपनी इकोनॉमी को रिसरेक्ट करना है, उसने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख जी। लें कि उनके पड़ोस में पाकिस्तान है जो कि अपना 80% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, और 12 अराउंड $12 बिलियन हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है एनुअली। हम्म, और तो अगर हम ईरान से हमें ऑयल मिले और वो जो सस्ते प्राइस पे मिले, तो जाहिर है ईरान को इसका बड़ा फायदा हो सकता है और पाकिस्तान को भी इसका हम्म, फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर गैस की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त गैस की शॉर्टेज है। अगर उनसे ये सेंक्शन हट जाती है और रीजनल कंट्रीज जहां जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उन कंट्रीज को ईरान एनर्जी सप्लाई करता है, तो जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी के अंदर वापस जो है ना उसमें एक रिसरेक्शन आएगी और रिहेबिलिटेशन होगी। ठीक। और दूसरी तरफ इस ये जो रीजनल कंट्रीज है उनको भी इसका फायदा होगा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज अपने आप को विन विन सिचुएशन पे देख रही है कि हम्म। मुझे ये फायदा है और मुझे ये फायदा है। हसन साहब, ये जो शर्त रखी गई कि ईरान इस बात का भी अदा करता है कि वो जौहरी हथियार बनाएगा, ना ही उनकी ख़रीदारी करेगा, जिसका आपने भी जिक्र किया है, लेकिन आप क्या समझते हैं इस के सिस्टम में ईरान एटमी हथियारों से जो सुबुकदोश हो रहा है या होगा? और दूसरी तरफ हम ये भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि इसराइल तो ये टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है, और फिर सेकंड पॉइंट ये कि जो अनडिक्लेयर वेपन्स है इसराइल की, उन पर कोई बात नहीं करता। लेकिन यही तो बुनियादी तौर पे अगर आप देखें कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसको दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो ये रिसरेक्ट कर रही थी, उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी, तो उस वक्त उन्होंने दुनिया को ये एक इम्प्रेशन दिया कि एक रूल बेस्ड सिस्टम होगा
जी। जिसकी वजह से मजीद जो है ना वो जंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स और इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होगी। जी। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंटरनेशनल सिस्टम में कहा यह जाता है कि यू कैन नॉट ड्रॉ द पैरेलल। मिसाल के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अ, अगर फॉर एग्जांपल हमास जो है वो अपनी जो है ना बका की जंग लड़ रहा है तो उसको तो टेररिस्ट करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर उसी तरह की फ्रीडम स्ट्रगल कश्मीर में होती है तो वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला करार दिया जाता है कभी कभार। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे सामने जो है ना इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि जहां पे जो है ना पैरेलल ड्रॉ नहीं करने दिए जाते। बड़ी ताकतें अपने हिसाब से इंटरनेशनल सिस्टम को मैन्योर करती हैं, उसको मैनिपुलेट करती हैं जी। और अपनी मनमाही या मनमानी जो उनकी उसकी इंटरप्रिटेशन होती है उसकी तरफ वो लोगों को जो है ना यानी उस पे लगाते हैं कि जी एक्चुअली हमारा ये इंटरप्रिटेशन है इस चीज की। तो मैं समझता हूँ कि देखें ईरान को भी अपना इंटरनल सिक्योरिटी का और उसको भी अपनी पूरी जो है ना उसको हक हासिल है। लेकिन एक तरफ तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल सारे मिलके उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम से जो है ना डेविएट करने पे तुले हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ यही वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इसराइल का जो एक प्रोग्राम है या जिस किस्म की वो जारहाना कार्रवाइयां कर रहा है, जिस किस्म की वो इस पूरे खित्ते की सॉवरेनिटी को ब्रीच कर रहा है, जिस तरह से वो ग्रेटर इसराइल के एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, हंसते बसते कंट्रीज को उसने डिस्टेबलाइज कर दिया, बी दैट लेबनान हो या सीरिया हो या इराक हो या दूसरे जो भी कंट्रीज हैं इस रीजन में जिसमें रिजीम चेंज के नाम के ऊपर बड़ी तब्दीलियां आई और वो चलते फिरते अच्छे खासे स्टेबल कंट्रीज जो है वो अब डिस्टेबलाइज हो गए। जी। वहां टेररिज्म है। तो सूडान की मैं भूल गया, सूडान का भी देख लें। तो एक तरफ तो ये है वहां तो ठीक है, लेकिन ईरान को चूंकि इसका वो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ईरान इस अपने ये जो उनका स्टांस है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, इससे वो हटने के लिए वो जरूर कोई ना कोई गारंटर जो है ना उसकी हुँ। तलाश होगी उसको। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो रशिया और चाइना है उनको इस पूरी गेम में आना होगा। और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसका बहुत इमीडिएटली ईरान से डिमांड नहीं की आप अभी और इसी वक्त इससे दस्तबरदार हो जाएं। इस पे उन्होंने भी इसको ओपन टू डिबेट कर जो है ना रखा हुआ है। तो मेरा हुँ। ख्याल है कि इसका इंशाल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव हल निकलेगा और कोई इंटरनेशनल जो ग्रेट प्लेयर है उसकी गारंटी के साथ इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक, हसन साहब, ये भी कहा गया है कि अमेरिका ने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर ईरान की जो तामीर नौ है और इक्तिसादी तरक्की के लिए कम से कम $300 बिलियन के साथ एक मंसूबा भी तैयार किया है। आप इस मंसूबे को कैसे देखते हैं? आप देखिए ये जब तक कि ऐसी कोई डील वाजे तौर पे सामने नहीं आती और उसके जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने नहीं आता, तो मैं ये समझता हूँ कि जो कमिटमेंट्स या इस तरह की जो प्लेजेस हैं वो तो हमने पहले भी बहुत देखे हैं। देखिए कैंप डेविड हो, ओस्लो एकॉर्ड हो, जो पैलेस्टाइन का इश्यू है उसका जो टू स्टेट सोल्यूशन हो, इस तरह की कितनी कमिटमेंट्स इससे पहले भी की जा चुकी हैं। लेकिन बाद में उनसे जो है ना यानी दस्तबरदारी का रास्ता अख्तियार किया गया है। जेसीपीओ एक खुद एग्जाम्पल है कि 2015 में ईरान ने जो है ना वो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया हुँ। P5+1 के साथ, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिग्नेचर के साथ उसको उड़ा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि $300 बिलियन इज ए ह्यूज अमाउंट। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतनी बड़ी अमाउंट उनके लिए अरेंज करेगा तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये सारा कुछ करना था तो फिर उसको इतना ज्यादा तबाही की तरफ लेके जाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ईरान तो पहले ही निगोशिएशन के लिए रेडी था। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं सम ऑफ द टाइम्स ये जो होती है ये मैं समझता हूँ कि वो सब्ज बाग की तरह साबित होती हैं। लेकिन जब तक ऐसा कोई वाजे तौर के ऊपर इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट चीज नहीं आती, जिसके ऊपर कोई साइन नहीं होते, तो ये कबल अज वक्त होगा इसके बारे में कुछ कहना जी। ठीक, हसन साहब, जैसे पीओ का आपने जिक्र किया वो एक ही नुक्ते पे था नुक्लियर के मामलात पर, लेकिन ये माहिदा उससे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रहा है क्योंकि अमेरिका ईरान पर कोई नई पाबंदियां भी आयद नहीं करेगा, ये भी इसमें शामिल है, और ख़ित्ते में इजाफी अफवाज तैनात नहीं करेगा। और फिर अमरीकी महकमे ख़जाना जो है वो ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और बैंकिंग लेन देन के हवाले से भी और इंश्योरेंस और नकलो हमल वगैरह के लिए भी छूट जारी करेंगे, ये कहा जा रहा है। MOU में इस शर्त को आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि इस पूरे एमओयू में सबसे बेहतरीन पॉइंट्स यही है जो आपने गिनाए हैं। जी। ये रियलिस्टिक है, ये पॉसिबल है, ये किए जा सकते हैं। देखिए इतने अरसे से अगर ईरान पे सैंक्शन है, वो अपने ऑयल और एनर्जी की जो उसका सरप्लस
उसके पास ज़खायर हैं, उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, अपनी इकोनॉमी में उसको कंट्रीब्यूट नहीं करवा सकता, तो मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत बड़ी पनिशमेंट थी ईरान के लिए। लेकिन अगर इस पूरे डायलॉग प्रोसेस में ईरान को एक्सपोर्ट्स की इजाज़त दी जाती है, ऑयल प्रोडक्ट्स की जो है ना उसको एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाती है, उनके जो फ्रीज़ अकाउंट्स हैं, उनको अगर रीओपन किया जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर अगर उनको जो वहाँ से जो ट्रेड वगैरह हो रही है, उससे अगर उनको इनकम आ रही है और वो सेफ एंड सिक्योर हो, लेकिन उससे ईरान को कुछ इनकम आ रही हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे यूनाइटेड स्टेट्स जी, को जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ईरान के लिए इस वक़्त फौरी तौर पे ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ईरान जो है अगर खुदा न ख़ास्ता उसके अंदर भी एक देखिए एक फेल्ड स्टेट की जो सिचुएशन जी। होती है, वो फिर पूरे रीजन के लिए प्रॉब्लम होता है। हमारे सामने मतलब हमारे पड़ोस में हमारा मगरबी जो पड़ोसी है, हुँ। वहाँ एक फेल्ड स्टेट की सिचुएशन है। तो देखें कि इस पूरे रीजन में एक टेररिज्म है, एक डिस्टेबलाइजेशन है, एक सिक्योरिटी का चैलेंज है। तो अगर ये ईरान भी इस तरह की उसमें चला जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, बल्कि ये जो मिडिल ईस्ट है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, इस वक़्त उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो विज़डम है, ये उसका टेस्ट है। उनको चाहिए कि वो ईरान को स्टेबल होने के लिए अपना पूरा रोल प्ले करें, उसके साथ हेल्प आउट करें, ना कि उसको किसी और से पनिशमेंट दिलवाएँ। और अगर ईरान जो है वो स्टेबल होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है, जी, द ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज। तो जी। यू नेवर नो कि कल यही स्ट्रॉन्ग और सिक्योर जो ईरान है, वो पूरे खित्ते की नेट सिक्योरिटी गारंटर के तौर के ऊपर वो सामने आ सकता है। हू नोस, ठीक है? तो स्पेशली जिस तरह इज़राइल के अज़ाइम हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक स्टेबल और फंक्शनिंग ईरान जो है वो मिडल ईस्ट के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, इंस्टेड कि उसको डिस्टेबलाइज़ किया जाए, उसके अंदर एक क्योटिक सिचुएशन को बिल्ड किया जाए, उसको एक फेल्ड स्टेट की तरफ हाँ। धकेला जाए। मैं ये समझता हूँ वो जिस तरह ज़्यादा से नुकसानदेह हो सकता हसन है। साहब आपने इज़राइल की बात की है और हम शुरू से ये जानते हैं कि ये जंग अमेरिका की नहीं थी, ये जंग इज़राइल ने शुरू की थी और अमेरिका इसमें कूद पड़ा था। अब ये जो एमओयू दस्तखत हो रहे हैं इसमें बजाय है कि पाकिस्तान ने सालिसिका का किरदार अदा किया है, अब एमओयू दस्तखत हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन हमलों में तो सर इज़राइल भी इन्वॉल्व था। तो ये जो मेमोरेंडम हम होने जा रहा है, इसको क्या समझा जाए कि अमेरिका इससे निकलना चाहता है और फिर ये इसको तस्लीम करेगा इज़राइल इस मेमोरेंडम को? देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत मैं समझता हूँ कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसमें बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जी, देखिए, अगर आप इस एमओयू को देखें तो ऑफ कोर्स ये इज़राइल ही की ख़्वाहिश के ऊपर जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान को पनिश करने की जो है ना, यानी उसने ज़िम्मेदारी ली। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक ब्लू नेवी फ़ोर्स है। वो हुँ। ओपन सीज में उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बी-52 और वो सारे जो हैं, वो वहाँ तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन एक 22 किलोमीटर की नैरोड जो वो है कॉरिडोर है, उसके अंदर आके जिस तरह ईरान ने अमेरिकन सुप्रीमेसी को चैलेंज किया एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि हालिया तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स को इससे बड़ा सेटबैक शायद पहले कभी भी नहीं हुआ। एक चीज तो ये है, इस वजह से ईरान के साथ जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स नेगोशिएशन पे आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें इजराइल की अगर आप बात करें तो इजराइल को पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जी। डिस्टेबलाइज चाहिए, क्योंकि उसने ग्रेटर इजराइल का जो उसका ख्वाब है वो पूरा ही तब हो सकता है कि वो ये पूरा डिस्टेबलाइज हो। तीसरे जी। नंबर पे अगर आप देखें तो इजराइल को पाकिस्तान की ये मैं समझता हूं कि सफारतकारी का जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं मेडल इस वक्त पाकिस्तान को मिलना चाहिए, वो इस पीस डील से भी ज्यादा वो ये है हुँ। कि पाकिस्तान ने इस पूरे प्रोसेस से हिंदुस्तान और इजराइल को कैसे बिल्कुल जैसे ना वो मक्खन से बाल बाहर निकाल के रखते हैं, उस तरह पाकिस्तान ने उनको आउटस्टेट किया, यानी उससे हुँ। बाहर निकाला। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस के अंदर यानी इस पीस डील से भी बड़ा मेडल ये बनता है कि हुँ। हिंदुस्तान और जो वो हैं इजराइल, वो एक जख्मी सांप की तरह जो है ना वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, यानी वो कांप रहे हैं और जी। गुर्रा रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं पाए। तो हुँ। मैं समझता हूँ कि इस पे क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तानी लीडरशिप कि जिस तरह उन्होंने एक कमिटमेंट के साथ और अपनी ठीक है एक सर। कंसोलिडेटेड एफर्ट्स के साथ इस पूरे डील में अपना रोल प्ले किया। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन फारूक, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर में मौजूद थे।